चलो देखो पिछले टर्म पे हम लोग इंडक्टर से ग्रोथ ऑफ करंट देख करके आए थे। अच्छा, ग्रोथ ऑफ करंट के बारे में एक बात समझना, अगर तुम सर्किट ऑन करोगे तो करंट ग्रो तो करेगी, लेकिन जब हमारे पास इंडक्टर नहीं होता है तो करंट में क्या बिहेवियर आता है, वो जीरो से डायरेक्ट मैक्सिमम पे पहुंचती है। लेकिन अगर इंडक्टर आ गया तो वो हमारे पास एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करती है। एक्सपोनेंशियल का ग्राफ तुमने देखा होगा मैथमेटिक्स में किस तरह का होता है, ठीक है। तो हमारे पास एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करती है। तो ये जो इस तरह का ग्रो होता है वो हमने देखा, ठीक है। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इसी में, जैसे तुमने ग्रोथ ऑफ करंट देखा, अब हमारे पास आता है डिके ऑफ करंट। देखो ध्यान इसके बारे में, तो देखो यहां पर हमारे पास टॉपिक है डिके ऑफ करंट। अब ये क्या होता है, सबसे पहले तो डिके का मतलब समझो। डिके का मीनिंग होता है कम होना, हिंदी में पढ़ते हो क्षय होना। जब रस्टिंग वगैरह होती है हमारे पास मेटल में, तो मेटल क्षय होती है, इंग्लिश में उसे कहते हैं डिके, ठीक है। डिके मतलब होता है कम होना। अब देखो हमारे पास क्या होगा, जरा सर्किट के बारे में समझते हैं, फिर इसी में आगे बढ़ते हैं। देखो तुम्हें सर्किट में क्या करना है, इस तरह का एक बेसिक सर्किट तुम्हारे पास बना होता है, ठीक है। अब देखो इसमें करा क्या था कि यहां पर हमारे पास ये इंडक्टर एक ही रेजिस्टेंस है, ये हमारे पास पॉइंट S1 था और ये S2 था। ध्यान सुनना क्या हुआ था, ये हमारे पास बैटरी थी, ये इंडक्टर L था, ये रेजिस्टेंस R था। सबसे पहले हमने इसको S1 में कनेक्ट करा हुआ था। जैसे ही हमने इसको S1 पे कनेक्ट करा, वैसे ही इसमें करंट फ्लो होना शुरू हुई। कहां करंट फ्लो हो रही है, देखो ध्यान से, ये जो हमारे पास नीचे वाला सर्किट है, यहां पर हमारी करंट फ्लो हो रही है। बोलो इतनी बात क्लियर, इस नीचे वाले सर्किट में करंट फ्लो हो रही है। लेकिन अब जब इसमें करंट फ्लो हो रही है, अच्छा एक बात बताना, यहां पर हमारे पास जनरल करंट आई थी, लेकिन जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो क्या थी, हमारे पास I0 थी। I0 हमारे पास हमारे करंट की मैक्सिमम वैल्यू थी। तो एक बात समझना, जब हमारे पास करंट बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम पे पहुंच जाएगी, मैक्सिमम या फिर इसको हम कह सकते हैं सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन करंट मतलब बढ़ते 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 एक लिमिट का आगे, इससे आगे नहीं बढ़ेगी। अब जब ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर आ गई है, तब जरा समझना, अब यहां पर हमारे सर्किट में करंट कितनी फ्लो हो रही है, I0, ठीक है। हमारे सर्किट में करंट फ्लो हो रही है I0। अब एक काम करते हैं, हम यहां पर इसको S1 से डिस्कनेक्ट करके S2 में जोड़ेंगे। अब क्या होगा, अब जरा इसके बारे में समझना, जैसे ही इसको S2 में जोड़ोगे, वैसे ही होना क्या चाहिए था, करंट को I0 से डायरेक्ट जीरो पर आना चाहिए था। यहां बीच में कहीं करंट आई, ठीक है, जीरो से I0 तक जाएगी, बीच में कहीं करंट आई होगी हमारे पास, ठीक है। अब ध्यान से, अब जैसे इसको तुम S2 से कनेक्ट करोगे, वैसे ही हमारी करंट को मैक्सिमम से कहां आना चाहिए था, जीरो पे आना चाहिए था। क्यों, जब बैटरी हट गई तब क्या करंट फ्लो होगी कोई तुम्हारे पास नहीं। लेकिन अब यहां पर जरा समझना, इंडक्टर का बिहेवियर फिर से शुरू होता है। देखो हमारे पास इंडक्टर क्या करता है, इंडक्टर उसी चीज का अपोज करेगा जिससे जनरेट हुआ है, ठीक है। या इंडक्टर में हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड आती है, वो मैग्नेटिक फील्ड उसी चीज का अपोज करती है जिससे वो जनरेट हुई है। जरा समझना, इंडक्टर में जो ईएमएफ आता है उसका फॉर्मूला होता है -L/di/dt। अभी ध्यान सुनना, हम यहाँ आर्टिकल शुरू नहीं कर रहे हैं, आर्टिकल के पीछे का जो बेस है, अभी वो पूरा बेस प्रिपेयर करा रहे तुम्हारा। ध्यान सुनो, हमारे पास इंडक्टर में जो ईएमएफ आता है, ये आता है हमारे पास -L/di/dt। बोलो इतनी बात क्लियर। अच्छा, ये ईएमएफ क्यों जनरेट होता है, ये अपोजिंग ईएमएफ है। अपोजिंग ईएमएफ मतलब जिस चीज से जनरेट हुआ उसी का अपोज करेगा। देखो माइनस लगा हुआ है, माइनस क्या बताता है, अपोजिंग ईएमएफ। बचपन में पढ़ के आए थे, वैद्युत वाहक बल, ठीक है, विरोधी वैद्युत वाहक बल। अब ध्यान सुनो, अब ये क्यों जनरेट हुआ, इस डीआई की वजह से। जैसे ही हमारे पास करंट में चेंज आता है, वैसे ही हमारे इंडक्टर में ये अपोजिंग ईएमएफ जनरेट होता है, ठीक है। अगर हमारे पास करंट में चेंज आया तो ये ईएमएफ जनरेट होगा। अब ध्यान सुनना, जैसे ही हमने इसको S1 से S2 में जोड़ा, सर्किट का बिहेवियर कैसा होगा, सर्किट का बिहेवियर होगा कि ये I0 से जीरो पर आए, ठीक है। हमारे सर्किट का बिहेवियर होगा कि करंट I0 से जीरो पर आए, मतलब जैसे ही इसको S1 से S2 पे जोड़ोगे, करंट लगातार कम होना शुरू होगी और कायदे से करंट को एकदम से जीरो होना चाहिए था। लेकिन अब हमारा जो इंडक्टर है, ये उसी चीज का अपोज करेगा जिससे इसका ईएमएफ जनरेट हो रहा है। और ईएमएफ जनरेट होता है डीआई की वजह से, करंट में आने वाले चेंज की वजह से। देखो जब तुमने इसको S1 से जोड़ा था, तब भी तो डीआई आया था। डीआई मतलब करंट में चेंज, क्या मतलब, तब करंट बढ़ रही थी, तब वहां पर डीआई कैसा था, पॉजिटिव। ये बात क्लियर, तब करंट बढ़ रही थी, तो हमारा इंडक्टर करंट के बढ़ने का अपोज कर रहा था, ठीक।
करंट के बढ़ने का अपोज कर रहा था और इसको सीधा नहीं बढ़ने दे रहा था, कॉन्टिन्यूअस तरीके से हमारे पास इंक्रीज आएगा। इतनी बात क्लियर। अब जैसे ही हमने इसको S2 से जोड़ा तो क्या है, करंट कम हो रही है, कम हो रही है, तब भी तो चेंज है। अब ये चेंज बस कैसा हो गया हमारे पास, नेगेटिव। बोले बात समझ में यहाँ पे, जब हमारे पास हमने इसको S2 से कनेक्ट करा तो हमारे पास करंट कम होगी, कायदे से इसको डायरेक्ट जीरो होना चाहिए था, लेकिन हमारे पास करंट चेंज हो रही है ना, करंट चेंज हो रही है, तो करंट चेंज होने की वजह से फिर से हमारे सर्किट में इंडक्टर में एक ईएमएफ आएगा जो करंट में आने वाले चेंज का अपोज करता है। ठीक है, अब देखो पहले चेंज कैसा था, करंट बढ़ रही थी तो हमारे इंडक्टर ने बढ़ने का अपोज करा। बढ़ने का अपोज कैसे करा, करंट को डायरेक्ट आई नॉट पहुंचना चाहिए था, लेकिन इसने अपोज करा तो करंट एक कॉन्टिन्यूअस तरीके से बढ़ रही थी। ठीक है, अब देखो करंट को कम होना था, अब करंट को अगर कम होना है, जब S2 से जोड़ोगे तो करंट को कम होना है, अगर कम होना है तो इसको डायरेक्ट कम होना है, आई नॉट से डायरेक्ट जीरो होती है। सोचो तुम्हारी लाइट जल रही है, ठीक है, अगर स्विच ऑफ कर दोगे तो लाइट एकदम से बंद होती है ना, मतलब करंट पहले कुछ थी जो भी 2 एम्पीयर 3 एम्पीयर, उसके बाद डायरेक्ट जीरो आती है जब डिस्कनेक्ट करते हो। लेकिन हमारा इंडक्टर क्या करता है, हमारा इंडक्टर इसी चेंज का अपोज कराता। अच्छा, चेंज का अपोज कैसे कराएगा, उसको बढ़ा करके। ठीक है, तो ध्यान सुना, अब इंडक्टर क्या करता है, डायरेक्ट करंट को आई नॉट से जीरो पर नहीं आने देगा, इसको एक कॉन्टिन्यूअस तरीके से धीरे धीरे डिक्रीज करवाएगा। बोलो बात समझ में यहाँ पे, इसको डायरेक्ट जैसे जीरो होना था, अब ये इस डायरेक्ट जीरो होने का अपोज करेगा और एक कॉन्टिन्यूअस तरीके से हमारी करंट धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। बोलो यहाँ पे प्रोसेस समझे यहाँ पे, इसीलिए हम यहां पर देखते हैं कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, जैसे हमारे पास करंट कॉन्टिन्यूअस तरीके से इंक्रीज कर रही थी ग्रोथ में, वैसे हमारे पास कॉन्टिन्यूअस तरीके से डिक्रीज करेगी। क्यों, इस इंडक्टर की वजह से। क्यों, जैसे हमारे पास करंट में चेंज आता है तो हमारे पास एक ईएमएफ जनरेट होता है, ये ईएमएफ अपोजिंग ईएमएफ होता है। अपोजिंग ईएमएफ किसका अपोज करेगा, ये जिस रीजन से क्रिएट हुआ है उसी रीजन का अपोज करता है। पहले ईएमएफ क्यों आया था, ध्यान सुनना, डीआई की वजह से आया था। डीआई इज द चेंज इन करंट। पहले हमारे पास करंट इंक्रीज कर रही थी तो उसके इंक्रीज की वजह से ईएमएफ आया, तो ये इंक्रीज का अपोज करेगा, इसको डायरेक्ट नहीं बढ़ने देता। बात क्लियर यहाँ पे। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, ये फिर से डीआई की वजह से, डीआई इज द चेंज इन करंट। दूसरे वाले प्रोसेस में हमारे पास जो ये क्रिएट हुआ है ईएमएफ, ये क्रिएट हुआ है करंट में डिक्रीज की वजह से, तो अब ये डायरेक्ट डिक्रीज नहीं होने देता है, ये अपनी तरफ से कुछ ना कुछ क्या करता है, करंट को फ्लो कराता है और करंट धीरे धीरे कम होती है फिर। ठीक है, अब ध्यान सुना, ये तो हुआ हमारे पास एक फंडामेंटल बेसिक। ठीक है, अब थोड़ी समझने वाली बात करते हैं। देखो ध्यान से, अब थोड़ी समझने वाली बात करते हैं, फिर जिसका जो क्वेश्चन है पूछना। देखो ध्यान से क्या, अब जैसे ही तुम यहां पर इसको S2 में कनेक्ट करोगे, ठीक है, करंट में चेंज आया। ठीक, ध्यान सुनना, करंट में चेंज आया। अच्छा, करंट में चेंज आया तो उधर समझना, ये जो हमारे पास इंडक्टर है इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कितना क्रिएट होगा, देखो जरा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 I अपॉन R। ये फॉर्मूला पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? कोई भी अगर हमारे पास सर्कुलर कॉइल होगी तो उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी आती है, म्यू नॉट अपॉन 2 I अपॉन R। सबने पढ़ा हुआ है, ठीक है, इंटर में। अब ध्यान से देखो, यही मैग्नेटिक फील्ड तो क्रिएट हो रही है, लेकिन जैसे ही करंट में चेंज आएगा ये मैग्नेटिक फील्ड बदलेगी कि नहीं बदलेगी। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड बदलती है तो यही मैग्नेटिक फील्ड क्या कराती है, अपनी तरफ से जो ये मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुई है, यही मैग्नेटिक फील्ड करंट के फॉर्म में फ्लो होने लगती है। ध्यान सुनना, जब हमने, अब देखो हमें, अब पूरा प्रोसेस एक बार अपने दिमाग में उठा लो। अब ये समझने वाली बात बता रहे हैं। देखो, जब हमने इसको S1 में कनेक्ट करा तो हमारे पास करंट फ्लो हुई, यहां पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई जिससे हमारे पास यहां पर एक ईएमएफ आया। इतनी बात क्लियर है। अब जब हमारे पास करंट फ्लो होने लगी है, अब हम अगर इसको हटा करके यहां से जोड़ देते हैं, ध्यान सुनना, देखो बैटरी पूरी तरह से डिस्कनेक्ट है, नीचे वाला सर्किट बेकार, कौन सा सर्किट बचा, केवल ऊपर वाला। अब ऊपर कोई बैटरी तो है नहीं, तो कायदे से करंट इसमें जीरो होनी चाहिए थी, लेकिन अब इसमें हमारे पास एक बात आती है कि जो मैग्नेटिक फील्ड, ये देख रहे हो B, जो मैग्नेटिक फील्ड इस बैटरी की वजह से यहां पर स्टोर हुई थी, वही मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, करंट के फॉर्म में कन्वर्ट होने लगती है, और जो एनर्जी यहां पे स्टोर हुई थी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में सर्किट में फ्लो होने लगती है। अब ध्यान सुनो, ये जो इंडक्टर है क्या ये अपनी एनर्जी क्रिएट कर रहा है, नहीं, इसमें इस बैटरी की एनर्जी स्टोर हुई है, और जो एनर्जी स्टोर हो चुकी है वही एनर्जी करंट के फॉर्म में फ्लो होती है। अब देखो यहां पर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस क्या कराता है, रेजिस्टेंस का केवल एक काम होता है, लॉस इन करंट, ये करंट का लॉस कराता है। अब जैसे ये एनर्जी आगे फ्लो होगी, ये रेजिस्टेंस लॉस कराता जाएगा और करंट हमारे पास एक कॉन्टिन्यूअस तरीके से डिक्रीज होती चली जाएगी। अब देखो ध्यान से, जैसे S2 में करंट कनेक्ट, इस सर्किट को S1 से S2 पर ले जाने पर
करंट को डायरेक्ट जीरो होना चाहिए था, लेकिन अब इस इंडक्टर की वजह से एक कॉन्टिन्यूअस तरीके से करंट फ्लो होती रहेगी। क्यों फ्लो होगी? पहली बात, यहां पे जोड़ने पर फ्लो क्यों होगी करंट? क्योंकि इसके अंदर एनर्जी स्टोर है, वो एनर्जी इलेक्ट्रिकल फॉर्म में हमारे पास फ्लो होगी। और ये कोई एनर्जी सोर्स थोड़ा ही है, ये तो एक कॉइल है जिसमें एनर्जी स्टोर हुई थी, और वो लगातार फ्लो होती रहेगी और धीरे धीरे लगातार कम होती रहेगी, जिससे हमारे पास करंट क्या होगी? डिक्रीज होगी। इसी को हम कहते हैं डिके ऑफ करंट। देखो यहाँ पे आर्टिकल की तो बात बाद में, यहाँ पर तो 10 मिनट से देख रहे हो, 10 मिनट से पूरा कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रहा है कि हमारे पास वाकई में हो क्या रहा है। बात समझ में इतनी आती? चलो देखो अगर इतनी बात क्लियर हो गई है तो अब यहाँ पे आर्टिकल शुरू करते हैं। ध्यान सुनना, जितनी बातें पढ़ी है सारी बातें तुम्हारे आर्टिकल का बेस तैयार कर रही थी। और देखो डायग्राम बहुत कायदे समझ लो, क्योंकि अभी डेरिवेशन में इसका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। देखो ध्यान से पूरा बेसिक समझ लो। फिर से क्या था हमारे पास? अगर हम इसको S1 से कनेक्ट करेंगे तो करंट जीरो से बढ़ना शुरू होगी, बढ़ते बढ़ते कहां पर जाएगी? किसी भी एक सैचुरेशन लिमिट पे जाएगी हमारी करंट। सैचुरेशन लिमिट तो हमने मान ली कितना? I0। सैचुरेशन जरा समझना, संतृप्तता। भैया केवल केमिकल्स में संतृप्तता नहीं आती, हर चीज में आती। हर चीज की एक सैचुरेशन पॉइंट होती है। देखो तुम्हारे पढ़ने का भी सैचुरेशन पॉइंट है। तुम 1 घंटा बैठ के पढ़ते रहो, 2 घंटा बैठ के पढ़ते रहो, अगर लगातार पढ़ो तुम्हारा दिमाग एक सैचुरेशन पे चला जाता है, फिर उसके अंदर कुछ नहीं जाता। क्या जितना पढ़ दो? मेरे दिमाग में तो वैसे भी कुछ नहीं जाता। देखो अब देखो, जैसे यहां पर इसको S1 से S2 पे कनेक्ट करोगे तो करंट कितनी थी? सैचुरेशन करंट I0 थी। मतलब जैसे ही S2 में कनेक्ट हुआ तो इनिशियल करंट कितनी आई? I0। अब ये करंट धीरे धीरे क्या होगी? कम होती रहेगी। ठीक है, अब देखो अपना देखो, सबसे पहले तुम्हें क्या देखना होगा? सबसे पहले हमें देखनी है यहाँ पे कि हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी। ईएमएफ की इक्वेशन देखनी होती है। देखो हमारे पास यहाँ पे फंडामेंटल इक्वेशन आती है, तो देखो यहाँ पर आगे हमारे पास इक्वेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ द सर्किट। देखो ध्यान से क्या होगा। अब इस बैटरी से कोई लेना देना नहीं। अच्छा यहां पर जो करंट I0 देख रहे हो, अब कायदे से करंट यहां पर तो फ्लो होगी ही नहीं, ये करंट हमारे पास केवल ऊपर वाले सर्किट में फ्लो होगी। और किसकी वजह से फ्लो होगी? ध्यान सुनना, चलो मान लेते हैं यहां पर हमारे पास करंट I फ्लो हो रही है। ठीक है, I0 नहीं मानेंगे, I0 तो बिल्कुल इनिशियल करंट थी। जैसे टाइम आगे बढ़ेगा करंट लगातार कम होने लगी, कोई एक जनरल करंट क्या गया हमारे पास I, और अब हमें इसी की वैल्यू निकालनी कि हमारे पास ये वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, ध्यान से देखो, अब यहां पर हमारे पास करंट I फ्लो हो रही है, किसकी वजह से फ्लो हो रही है? देखो हमारे पास यहां पर जो अपोजिंग ईएमएफ आया था, वही ईएमएफ तो हमारे सर्किट में करंट को फ्लो कराएगा। क्यों? देखो ध्यान से, अगर हमारे पास ईएमएफ आ गया और उस ईएमएफ में अगर रेजिस्टेंस जोड़ दो, सर्किट में अगर रेजिस्टेंस जोड़ दो तो हमारे पास E अपॉन R बराबर क्या होता है? I तो होता है हमारे पास। तो यहाँ पे ध्यान सुनना, अगर हमारे सर्किट में ईएमएफ और रेजिस्टेंस है तो करंट जरूर फ्लो होगी। और अब जरा सुनो, ये जो इंडक्टर देख रहे हो, इंडक्टर में ईएमएफ है, इसके साथ रेजिस्टेंस जुड़ा है और एक कंप्लीट सर्किट है, तो करंट अब जरूर फ्लो होगी। तो अगर ईएमएफ की इक्वेशन बनाओगे तो ध्यान सुनना, हमारे पास यहाँ पे इंडक्टर में जो ईएमएफ आता है ये आ गया -L di अपॉन dt, और यहां पर जरा सुनो ये किसके बराबर होगा? हमारे पास IR के बराबर होगा। क्यों? ध्यान सुनो, ये ओम्स लॉ लगा है, ये कोई और लॉ नहीं है। ये जो देख रहे हो ये हमारे पास वोल्टेज है, वोल्टेज बराबर क्या होगा हमारे पास? करंट इनटू रेजिस्टेंस। ये जो इंडक्टर देख रहे हो, ये इंडक्टर इतना ईएमएफ जरूर प्रोवाइड कराएगा। क्यों प्रोवाइड कराएगा? क्योंकि इसमें अपनी एनर्जी स्टोर हो चुकी है, और वही एनर्जी क्या करेगी? करंट के फॉर्म में फ्लो होगी। क्यों फ्लो होगी? क्योंकि हमारा इंडक्टर इतना ईएमएफ जनरेट कराता है। बोलो इतनी बात क्लियर है? अब ध्यान से, अब यहां पर अगर इतना समझ गया, बस यहीं से फिजिक्स का मैथमेटिकल प्रोसेस शुरू। ठीक, देखो अब यहां पर हमारे पास फिर से डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। एक हमारे पास करंट और यहां पर टाइम। करंट और टाइम दो वेरिएबल है, इन दोनों वेरिएबल में हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। ध्यान सुनना, अगर वेरिएबल है तो केवल इन्हीं दोनों में इक्वेशन निकलेगी, और तुम्हें समझना भी है टाइम के साथ साथ करंट चेंज हो रही है। अगर दो वेरिएबल है, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे करंट अब कम होने लगेगी। चलो जरा देखते हैं, अब इसको सॉल्व करना है। तो डी के साथ आई को रखो, तो यहां पर आ गया हमारे पास डी, यहां पर अपॉन में आ गया है। अब यहां पर जरा डी टी ऊपर जाएगा, ये आ गया आर और ये आ गया डी टी। देखो क्या बचा? माइनस का एल बचा हुआ, तो माइनस यहां पर आ गया, एल से डिवाइड करा दे। बोलो इतनी बात है, कोई परेशानी? अब इंटीग्रेट करते हैं, तो यहां पर आ गया हमारे पास इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब देखो जितना तुमने पिछले टर्म में पढ़ा था सब कुछ वैसा ही चलने वाला है आर्टिकल। यहां पर इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करोगे तो हमारे पास, चलो सिंबल बना दो, सिंबल डी आई अपॉन आई। यहां पर जरा देखो आ गया हमारे पास इंटीग्रेट माइनस आर अपॉन एल डी टी। ठीक है, अब देखो आई का हमारे पास हो गया लॉग आई इज इक्वल टू आ गया माइनस आर अपॉन एल।
देखो r अपॉन एल तो कांस्टेंट था, यहाँ 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में t आ जाएगा और ये आ गया हमारे पास एक कांस्टेंट सी। बोलो इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पर c की वैल्यू निकालें तो c की वैल्यू कांस्टेंट तब निकलता है जब हम बिल्कुल इनिशियल लेवल पे चले जाते हैं, अपने सर्किट के बिल्कुल इनिशियल पे आगे कांस्टेंट आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आता है एट t इज इक्वल टू 0। अगर टाइम 0 होगा तो यहाँ पर जो i देख रहे हो कितना होगा, जिसने भी यहां पर t बराबर 0 पे i 0 सोचा बहुत बड़े बेवकूफ हो। देखो आप तुम्हें बता चुके थे कि जब यहां पर हमारे पास सर्किट में करंट फ्लो होगी तो यहां पर ध्यान रखना, यहां पर इनिशियल करंट मैक्सिमम है और ये करंट धीरे धीरे कम हो रही है। इसीलिए कहा था तुम लोगों से इस सर्किट को ध्यान सुनना, आर्टिकल में काम आने वाला है। ठीक है, डीके ऑफ करंट में क्या होगा, करंट पहले मैक्सिमम होगी और फिर धीरे धीरे कम होना शुरू होगी, जबकि ग्रोथ में क्या था, करंट पहले 0 फिर वो इंक्रीज होना शुरू हो रही है। अगर जिसको सर्किट बनाना बना लो, फिर आगे बढ़ते हैं। बनाओ जरा सर्किट। देखो आगे, चलो दिखाओ। यहाँ पर वैल्यू लगाओ, देखो आई की जगह हमारे पास आ गया आई नॉट, तो यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट आ गया लॉग आई नॉट इज इक्वल टू, यहाँ पर जरा देखो हमारे पास t बराबर 0 है, तो ये आ गया हमारे पास 0, ये आ गया प्लस c, तो हमारे पास c की वैल्यू आ गई, ये आ गया हमारे पास लॉग आई नॉट। इतनी बात क्लियर। ये वैल्यू वापस उठा के इक्वेशन में रख दो, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास पुट वैल्यू ऑफ c। ठीक है, c की वैल्यू वापस उठा के रखो, कहां रखोगे, तुम्हें इक्वेशन दिख रही है, तो यहाँ पर हमारे पास है लॉग आई, ये आ गया हमारे पास log i इज इक्वल टू माइनस आर अपॉन एल टी प्लस प्लस, देखो हमारे पास c है तो c की जगह आ गया हमारे पास log i नॉट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दो log दिख रहे हैं, इन दोनों को सबसे पहले एक साथ लो, इस log को धर लो, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास log i माइनस log i नॉट इज इक्वल टू माइनस आर अपॉन एल इंटू टी। इतनी बात की है। देखो log a माइनस log b, अगर log a माइनस log b है तो ये हमारे पास हो गया log ऑफ a अपॉन b, मतलब ये आ गया i अपॉन i नॉट। आगे जरा देखो ये हमारे पास आ गया माइनस आर अपॉन एल इंटू टी। अब देखो तुम्हें करना क्या था, तुम्हें डिके ऑफ करंट निकालना है, मतलब तुम्हें करंट का एक बिहेवियर दिखाना है कम होने का, मतलब तुम्हें करंट का फॉर्मूला निकालना है। तो करंट अगर लॉग के अंदर है तो सीधा सा दिमाग जा रहा है लॉग हटाना है, लॉग क्यों, लॉग हटाओगे तो क्या होगा, जो आरएचएस में वैल्यू है वो हमारे पास ई की पावर में आ जाएगी, पिछले टर्म पे दिखाया था, तो यहाँ पर आ गया देयरफॉर आई अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू आ गया e टू द पावर माइनस आर अपॉन एल इंटू टी। इतनी बात क्लियर। आई नॉट को वहां भेजो तो आ गया आई इज इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस आर अपॉन एल इंटू टी। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन। अब देखो ये जो इक्वेशन आई है, ये इक्वेशन हमारे सर्किट में डिके ऑफ करंट को रिप्रेजेंट करती है। अच्छा, डिके ऑफ करंट कैसे रिप्रेजेंट होगा, केवल एक तरीका है, हमारी करंट टाइम पर डिपेंड कर रही है। अच्छा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे करंट को कम होना चाहिए। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा होगा। बहुत आसान इक्वेशन है। देखो e की पावर नेगेटिव है, नीचे ले आओ तो यहां पर हमारे पास हो जाएगा i इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन ई टू दी पावर आर अपॉन एल इंटू टी आएगा। अब सोचो जैसे जैसे टाइम बढ़ाते जाओगे एक्सपोनेंशियल की पावर बढ़ेगी। अच्छा e क्या है, e की वैल्यू आती है 2.718। अच्छा ध्यान से देखो e की वैल्यू 1 से बड़ी है, अगर हमारे पास कोई वैल्यू 1 से बड़ी है और उसकी पावर अगर इंक्रीज कराओगे तो उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। ठीक है, मतलब यहाँ पर डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा और पूरा फ्रैक्शन क्या होगा, कम होता चला जाएगा। बोलो इतनी बात क्लियर। तो यहाँ पर जो करंट देख रहे हो हमारे पास लगातार ये डिके को बता रहा है और यही फॉर्मूला हमारे पास काम आता है डिके ऑफ करंट पे। इतनी बात क्लियर है। अब देखो यहां पर फिर आगे का प्रोसेस देखो, आगे का प्रोसेस तुम्हें यहां पे पता है क्या। अगर यहां पर आगे तुम्हें पता है L अपॉन आर हमारा टाइम कांस्टेंट होता है, चलो जरा देखते हैं क्या। तो यहां पर आ गया हमारे पास सिंस L अपॉन आर को हमने लैम्डा मान लिया। ठीक है, लैम्डा क्या है हमारे पास, ये लैम्डा हमारे पास टाइम कांस्टेंट है। ठीक है, अच्छा एक बात समझनी है कि जो हमारे पास टाइम कांस्टेंट होता है क्या होता है। फिर से तुम्हें बताया था, जैसे तुम्हें पिछले टर्म में बताया था बिल्कुल वैसे ही सोचो। अभी यहां पर मान लो हमने L अपॉन आर को कुछ एक टर्म मान लिया है, कैसे पता चलेगा कि ये क्या है, कैलकुलेशन के बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि ये क्या है, जैसा पिछले टर्म में आया था। ठीक है, चलो जरा देखते हैं यहाँ पे। अगर हमने इसको लैम्डा मानो तो जरा लैम्डा रखो अपने इक्वेशन में, तो यहाँ पर आता है हमारे पास i इज इक्वल टू आई नॉट ई टू दी पावर, देखो r अपॉन एल है, हमने क्या माना L अपॉन आर। अगर L अपॉन आर माने तो ये 1 अपॉन लैम्डा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो यहाँ हमारे पास माइनस का t अपॉन लैम्डा। बोलो इतनी बात क्लियर, यहाँ तक कोई परेशानी। ये L अपॉन आर है, ये यहाँ पर r अपॉन एल। ठीक है, तो वो लैम्डा है तो ये 1 अपॉन लैम्डा हो जाएगा। आगे अब यहाँ पर कुछ मान के चलते हैं, इफ t इज इक्वल टू लैम्डा, जो हमारे पास टाइम कांस्टेंट के बराबर है। अब देखो
अगर मान लो हमारे पास ये टी लैम्डा के बराबर होगा तो हमारे पास क्या क्या होगा जरा देखना, रख दो जरा यहाँ पे। तो हमारे पास हो गया I इज इक्वल टू आई नॉट ई टू दी पावर माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा, ये कैंसिल होकर 1 हो गया, तो हमारे पास I की वैल्यू आ गई आई नॉट। देखो अब ये e की पावर -1, अच्छा -1, तो जरा देखो इसको नीचे ले आओ, हमारे पास e की पावर 1 हो जाएगा। अगर यहाँ पर अपॉन में e आया है तो ध्यान सुनो, आई नॉट अपॉन e की वैल्यू बताई थी 2.718। अब जब इसको डिवाइड करोगे तो यहां पर ध्यान रखना, डिवाइड करने पर हमारे पास ये रिजल्ट आता है 0.368 आई नॉट। अगर तुम इसी को परसेंटेज में करना चाहो तो क्या करोगे, देखो परसेंटेज में करोगे तो हमारे पास हो गया I इज इक्वल टू 100 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा परसेंटेज लगाने के लिए, 36.8% ऑफ आई नॉट, ये हमारे पास आता है। अब देखो हमने कैलकुलेशन तो करके दिखा दी, अभी तुम्हारा काम है थोड़ा सोचो कि यहां पर जो टाइम कांस्टेंट लैम्डा है इसको डिफाइन कैसे करोगे। देखो जैसे पिछले टर्म पे था, पिछले टर्म पे पिछले आर्टिकल पे तुमने देखा कि जैसे यहां पे तुम इसको लैम्डा के बराबर करोगे तब हमारे पास आया था I इज इक्वल टू 0.632 आई नॉट, यह था हमारे पास, मतलब यहां पर था हमारे पास 63.2। इतनी बात क्लियर यहाँ पे, मतलब ये पता चला था कि टाइम कांस्टेंट लैम्डा वो टाइम है जब हमारी करंट बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम वैल्यू की 63.2 तक इंक्रीज कर जाएगी। बोले बात समझ आ रही है? यहाँ पे हमारे पास टाइम कांस्टेंट लैम्डा वो टाइम है कि जब हमारे पास करंट बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम वैल्यू की 63.2% तक बढ़ जाएगी। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही तुम्हें यहां पर थोड़ा समझना पड़ेगा कि यहां पर टाइम कांस्टेंट लैम्डा क्या बता रहा है। ध्यान सुना, थोड़ा दिमाग लगाना यहां पे, यहां पर थोड़ा सोचोगे फिर उसके बाद हम बताएंगे। एक काम करो जरा, यहां पे तब तक पूरा आर्टिकल देखो और इसके बारे में सोचो कि तुम यहां पर टाइम कांस्टेंट लैम्डा को डिफाइन कैसे कर सकते हो। ठीक है, करो इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया? चलो आगे देखते हैं। अब देखो जरा इस लैम्डा के बारे में थोड़ा समझते हैं। देखो तुम्हें बताया था कि लैम्डा हमारे पास पिछले टर्म पे क्या काम कर रहा है, अब वही चीज यहां पर देखते हैं कि यहां पर क्या है। अच्छा, यहां पर लैम्डा देखने से पहले तुम्हें सबसे पहले इसके बारे में समझना पड़ेगा ये क्या है। देखो थोड़ा सा हटाते हैं आर्टिकल, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो अगर हमारे पास यहां पर कोई सर्किट है S1 S2 और यहां पर हमारे पास कॉइल रेजिस्टेंस सारी चीजें लगी हुई, यहां पर बैटरी लगी हुई है। ठीक है, अब देखो जब हमने यहां पर इसको S2 से कनेक्ट कराया तो ध्यान सुनो क्या है, यहां पर पहले करंट कितनी थी I0, फिर ये लगातार कम हो रही है। क्यों कम हो रही है? क्योंकि यहां पर कोई एनर्जी सोर्स थोड़ा लगा है जो लगातार करंट जनरेट कराएगा। यहां इंडक्टर में जितनी एनर्जी स्टोर हुई वो करंट के फॉर्म में निकली। अब करंट के फॉर्म में निकली तो एक करंट लगातार कम हो रही है, कम हो रही है तो आई हो गई। ठीक है, अब जरा आई के बारे में समझना, आई क्या है हमारे पास। आई इज द करंट फ्लो इन द सर्किट एट एनी टाइम टी, किसी टाइम टी में सर्किट में फ्लो होने वाली जो करंट है ये हमारे पास आई है। बोलो बात समझे? मतलब ध्यान सुनना, मतलब ये आई क्या है, इस समय हमारे सर्किट में फ्लो होने वाली करंट। इतनी बात क्लियर है? अब ध्यान सुनो, जब यहां पर बात करोगे तो ये आई क्या है, ये हमारे पास आई नॉट का 36.8% है। ठीक है, ये हमारे पास आई क्या है, आई नॉट का 36.8%। अच्छा 36.8% मतलब क्या? आई के बारे में सोचो, आई क्या है, आई हमारे सर्किट में इस समय फ्लो होने वाली करंट है। मतलब टाइम कांस्टेंट लैम्डा वो टाइम इंटरवल है या वो टाइम है जिस समय हमारे सर्किट में फ्लो होने वाली करंट मैक्सिमम करंट की 36.8% बच जाती है। मतलब अगर हमारे पास कोई करंट आई नॉट थी, टाइम कांस्टेंट लैम्डा के बाद हमारे सर्किट में कितनी करंट बची, आई नॉट की 36.8% करंट यहां पर बची हुई है। बोलो इतनी बात क्लियर? मतलब ये जो देख रहे हो 36.8% ये इस समय हमारे सर्किट में फ्लो होने वाली करंट है। कई बार तुम लोग समझते क्या हो, कई बार इसको समझ लेते हो कि इतनी करंट कम हो चुकी है। क्यों? तुम यहाँ पे आर्टिकल पढ़ रहे हो डीके ऑफ करंट, डीके में तुम्हारे दिमाग में फीड होता है कम कम कम, तो तुम यहाँ पे समझ लेते हो कि इतनी कम हो गई। इतनी कम नहीं हुई है, इतनी बची हुई है। तो सोचो कम कितनी हुई है, अगर हम यहाँ पे 100% में से 36.8 माइनस करते हैं तो वो क्या होगी, उतनी हमारे पास कम हो गई है। बात क्लियर है यहाँ पे? मतलब ये क्या देख रहे हो, ये हमारे सर्किट में बची हुई करंट है। मतलब टाइम कांस्टेंट लैम्डा वो टाइम है जब डिके ऑफ करंट में हमारे सर्किट में इतने समय के बाद टोटल करंट की 36.8% बची रह जाएगी। बोलो इतना समझ आया सभी को? आगे बढ़े इसमें, चलो आगे देखते हैं। अब देखो अगर इतनी बात क्लियर हो गई है तो अब यहां पर हमारे पास आता है
रेट ऑफ डिके ऑफ करंट। अगर टाइम कांस्टेंट लैम्डा के बारे में बात समझ में आ गई तो यहां पर आएगा हमारे पास रेट ऑफ डिके ऑफ करंट। ठीक है, हमें ये तो पता चला करंट कम हो रही है, अब ये ढूंढना है कि करंट किस रेट से कम हो रही है। किस रेट से कम हो रही है मतलब जरा समझना। अब देखो हमारे पास दो सर्किट है, इन दोनों सर्किट्स में समझा जा सकता है कैसे। एक एग्जांपल देते हैं, चलो मान लो हमारे पास एक सर्किट है, यहां पर चलो मान लो हमने दो सर्किट बना लिए। ठीक है, दोनों में हमारे पास करंट, जो मैक्सिमम करंट देख रहे हो ये 10 एम्पियर है, यहां पर जो मैक्सिमम करंट देखोगे ये भी हमारे पास कितनी है 10 एम्पियर। ठीक है, अब दोनों में हमारे पास डिके ऑफ करंट हो रहा है। चलो मान लेते हैं पहले वाले सर्किट में 2 सेकंड के बाद 8 एम्पियर करंट बचे, और इस सर्किट में 2 सेकंड के बाद 5 एम्पियर करंट बचे। अब बताओ थोड़ा दिमाग, रेट ऑफ डिके ऑफ करंट किस सर्किट में ज्यादा है। इसके लिए तो तुम्हें रेट ऑफ डिके ऑफ करंट समझ में आना चाहिए कि होता क्या है। अब बोलो कि यहां पर हमारे पास किस सर्किट में रेट ऑफ डिके ऑफ करंट ज्यादा है। देखो ध्यान से, ये सेकंड वाले में हमारे पास रेट ऑफ डिके ऑफ करंट ज्यादा है। क्यों? अगर यहां पर देखोगे 2 सेकंड के बाद 8 बची, मतलब डिके कितनी हो गई 2 एम्पियर। यहां 2 सेकंड बाद 5 बची, मतलब डिके कितनी हो गई 5 एम्पियर। ठीक है, 5 एम्पियर। अब ये हमारे पास क्या होता है रेट ऑफ डिके, मतलब कितने समय में कितनी करंट कम हो गई है। यहां पर तो 2 सेकंड में 2 एम्पियर कम हो रही है, यहां 2 सेकंड में 5 एम्पियर कम हो गई, तो यहां पर ज्यादा हुआ डिके का रेट हमारे पास। इतनी बात क्लियर। तो हमें यही निकालना है कि हमारी करंट का रेट क्या है डिके होने का, कि किस रेट से हमारी करंट कम होती जा रही है। बात सुनिए यहाँ पे। तो अब तुम्हें इसका प्रोसेस पता है कि क्या करना है, हमें यहाँ पर बस उठा करके डिफरेंशिएट कर देना है, हमारे पास रेट ऑफ डिके आ जाएगा। ठीक है, चलो जरा देखते हैं। देखो यहां पर हमारे पास आया रेट ऑफ डिके ऑफ करंट। देखो ये जो हमारे पास रेट ऑफ डिके आएगा, इक्वेशन देख लो यहाँ पे। इक्वेशन है हमारे पास I इज इक्वल टू आई नॉट ई टू दी पावर माइनस आर अपॉन एल टी, ये हमारे पास इक्वेशन है। बस अब इस डिके की इक्वेशन को उठा करके डिफरेंशिएट कर देना है। तो यहां पर आ गया हमारे पास डिफरेंशिएट द इक्वेशन या डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। भैया ध्यान रखना है जो WRT है, WRT का मतलब हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू। ठीक है, तो देखो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, ये आ गया हमारे पास DI अपॉन DT। यहां पर देखो अच्छा I नॉट क्या दिख रहा है, I नॉट तो हमारे पास कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट है तो उसको छोड़ दोगे, बस बचा क्या हमारे पास, केवल ये एक्सपोनेंशियल बच रहा है, हमें इसी के रिस्पेक्ट में उठा करके डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, देखो बस यहां पर इस एक्सपोनेंशियल को डिफरेंशिएट करना है टाइम के रिस्पेक्ट। चलो शुरू हो जाता है। तो यहां पर डिफरेंशिएट करो, e की पावर वैसी रहेगी हमारे पास e टू दी पावर आ गया माइनस आर अपॉन एल इंटू टी। अब यहाँ पे पावर को डिफरेंशिएट करो तो हमारे पास माइनस का आर अपॉन एल तो कांस्टेंट है, टी का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 1, तो ये आ गया माइनस आर अपॉन एल। बोलो इतनी बात क्लियर। तो यहाँ पर हमारे पास ये रिजल्ट आ रहा है। देखो ध्यान से, ये हमारे पास DI अपॉन DT। DI क्या है, चेंज इन करंट। DT क्या है हमारे पास, ये हमारे पास आ गया टाइम। तो हमारे पास आ गया रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। जब भी टाइम से डिवाइड कराते हैं तो क्या होता है, उसको हम रेट बोलते हैं या फिर हिंदी में दर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। अब यहाँ पे डिके हो रहा है तो क्या आ गया हमारे पास, रेट ऑफ डिके ऑफ करंट। देखो जरा इस फॉर्मूले को ठीक से लिखते हैं। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास DI अपॉन DT इज इक्वल टू, ये आ गया I नॉट, अच्छा माइनस I नॉट R अपॉन L e टू द पावर माइनस R अपॉन L इंटू टी। अब ध्यान ये जो एक्सपोनेंशियल है हम इसकी वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं। देखो ध्यान से, ये इक्वेशन दिख रही है, तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा वी हैव, ये सब ब्रैकेट में कर देना, ये आ गया वी हैव। अब देखो एक्सपोनेंशियल की बात करोगे तो कितना आ गया, I नॉट से डिवाइड करा दो, तो यहां पर आ गया हमारे पास सीधा सा e टू दी पावर माइनस R अपॉन एल टी बराबर I अपॉन I वन। बस ये वैल्यू उठा करके यहां पे लगा दो, तो देखो हमारे पास आ गया देयरफॉर यहां पर आ गया DI अपॉन DT इज इक्वल्स टू माइनस I नॉट R अपॉन L, और ये एक्सपोनेंशियल की जगह आ गया I अपॉन I नॉट। तो I नॉट से I नॉट कैंसिल, यहां पर हमारे पास ये रिजल्ट बच रहा है। ठीक है, देखो तो यहां पर आ गया हमारे पास DI अपॉन DT इज इक्वल्स टू माइनस R अपॉन L, और ये आ गया हमारे पास I। ठीक, तो ये हमारे पास फाइनल आ रहा है रेट ऑफ डिके ऑफ करंट। अब ध्यान से, जैसे पिछले टर्म पे एक बात करी थी कि हमारे पास R अपॉन L पे ये जो रेट ऑफ डिके ऑफ करंट है ये कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, अब बिल्कुल वही बात यहां पर भी करते हैं। देखो पिछले टर्म पे हमारे पास रिजल्ट आया था, ध्यान से देखना, DI अपॉन DT इज इक्वल टू माइनस R अपॉन L, और यहां पर था I नॉट माइनस I। बोलो इतनी बात क्लियर।
याद है? नहीं याद तो जरा पेज पलटो। अगर आर्टिकल नहीं आता तो गारंटी है नहीं याद होगा, इतनी जल्दी नहीं याद होगा, ठीक है? जब से 10 बार पढ़ोगे तभी चीजें दिमाग में बैठती। अगर यहाँ पर इस रिजल्ट को देखो, तुम्हें बताया था कुछ कि अगर हमारे पास यहाँ पर L अपॉन आर टाइम कांस्टेंट होता है, ये हमारे पास लैम्डा है, तुम्हें बताया था कि अगर लैम्डा की वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है, तो हमारे पास R अपॉन एल कम हो जाएगा। ये जो R अपॉन एल देख रहे हो कम, और ये कम हो गया तो di अपॉन dt कम। मतलब हमारे पास ये क्या है, ग्रो ऑफ करंट है, रेट ऑफ ग्रो ऑफ करंट। तो हमारे पास आता है कि अगर टाइम कांस्टेंट ज्यादा तो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट कम, अगर टाइम कांस्टेंट कम तो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट ज्यादा होता है, ठीक है? मतलब यहाँ पर जितना कम हमारे पास टाइम कांस्टेंट होगा, हमारा सर्किट उतनी तेजी से करंट को ग्रो कराता है। बिल्कुल यही चीज यहाँ पर देखो ध्यान से। अगर यहाँ पर बात करें, देखो ये हमारे पास R अपॉन एल आ गया। अब इसी फॉर्मूले को उठा करके वहां समझते हैं, ये तुम्हारा पिछले टर्म का फॉर्मूला था, इसी फॉर्मूले को थोड़ा यहां समझते हैं। देखो ध्यान से, यहां पर हमारे पास है di अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस R अपॉन एल इंटू आई। अब देखो यहां पर हमें पता है L अपॉन R होता है हमारे पास लैम्डा। अगर लैम्डा ज्यादा तो यहां पर R अपॉन एल है, ये कम। अच्छा, अगर हमारे पास लैम्डा ज्यादा हुआ तो टाइम रेट ऑफ डिके ऑफ करंट क्या होगा, कम। मतलब हमारा सर्किट कम रेट से करंट को डिके कराएगा, कम रेट से इसमें करंट कम हो रही है, डिके हो रही है, ठीक है? मतलब ध्यान सुना, अगर टाइम कांस्टेंट ज्यादा तो डिके में हमारी करंट ज्यादा देर तक बनी रहेगी सर्किट में। बोले बात समझ आ रही है यहाँ पे? अगर रेट ऑफ डिके ऑफ करंट कम हो रहा है, मतलब हमारी करंट कम रेट से डिके हो रही है, धीरे धीरे डिके हो रही है। अगर धीरे धीरे डिके हो रही है तो हमारे पास सर्किट में करंट ज्यादा देर तक बनी रहेगी। बोले बात समझिए यहाँ पे? अगर यहाँ पर टाइम कांस्टेंट कम कर दो तो रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब जितना कम टाइम कांस्टेंट हमारा डिके उतनी जल्दी हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, टाइम कांस्टेंट क्या होता है? टाइम कांस्टेंट वो टाइम है जब हमारे सर्किट में जो करंट होती है वो हमारे पास ओरिजिनल करंट का 36.8% रह जाती है। बात समझ आ रही है यहाँ पे? सोचो, अगर टाइम कांस्टेंट ज्यादा, मतलब हमारी करंट को 36.8% पहुंचने में ज्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है? अगर ज्यादा टाइम लग रहा है तो उसमें करंट क्या रहेगी, ज्यादा टाइम तक रहेगी, और उसका रेट क्या होगा, डिके होने का, कम रहेगा। बात समझिए यहाँ पे? अगर देखो, अगर हमारा लैम्डा कम है, मतलब हमारी करंट जल्दी से 36.8% हो गई। पहले कितनी थी शुरुआत में? 100%, आई नॉट के 100%। लेकिन अगर हमारा टाइम कांस्टेंट कम है तो हमारी करंट जल्दी से 36.8% पे आ गई। अगर ये जल्दी से 36.8% पे आ रही, मतलब इसका रेट ऑफ देखो, इसका रेट ऑफ डिके ऑफ करंट क्या है, ज्यादा है। अगर रेट ज्यादा है तो क्या होगा, हमारे पास सर्किट जल्दी से करंट को डिके करा रहा है, और हमारे सर्किट में करंट बहुत कम टाइम के लिए रुकती है। बोलो बात समझो यहाँ पे? तो यहाँ पर डिके में ध्यान रखना, अगर हमारा टाइम कांस्टेंट ज्यादा है तो हमारे पास सर्किट में करंट ज्यादा टाइम तक रहेगी, और इसका डिके कैसा हो रहा है, स्लो हो रहा है। अगर टाइम कांस्टेंट कम है, मतलब करंट तेजी से डिके हो रही है, और हमारे पास सर्किट में रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा डिके होने का। बात समझिए यहाँ पे? आप चीजें समझ पा रहे हो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में? चलो अच्छा देखो, फिर हटाते हैं, सारा लिख लिया, आगे बढ़े। देखो, जब यहां पर आ जाओगे तो बस तुम्हारा एक फोकस रहेगा, बस इसी चीज को समझना रहेगा, ठीक है? हमेशा ध्यान रखना कि हमारे पास टाइम कांस्टेंट लैम्डा हमारे पास कैसे डिफाइन होगा, इसका क्या इफेक्ट आता है हमारे करंट की ग्रोथ में या फिर डिके में, ठीक? ध्यान रखना, जब जब हमारे पास टाइम कांस्टेंट ज्यादा होगा हमारे पास एक ग्रोथ कम हो जाएगी, सॉरी डिके कम हो जाएगी। अगर टाइम कांस्टेंट कम होगा तो हमारे पास डिके ज्यादा हो जाएगा, ठीक? ज्यादा हो जाएगा मतलब ज्यादा तेजी से होगा, ठीक है? अगर टाइम कांस्टेंट ज्यादा तो डिके स्लो हो जाएगा, अगर टाइम कांस्टेंट कम है तो डिके ज्यादा तेजी से होने लगेगा, ठीक? अब आ जाओ, देखो यहां से तुम्हारे इंडक्टर के टॉपिक खत्म होते हैं, ठीक? अब तुम्हें यहां पर कैपेसिटर के बारे में पढ़ना है। सबका हो गया ना? चलो देखो हटाते हैं इसको। अब देखो, जैसे इंडक्टर के तुमने दो आर्टिकल देखे, ग्रोथ ऑफ करंट एंड डिके ऑफ करंट। अच्छा, आर्टिकल से भी कहीं ज्यादा जरूरी तुमने इनका कॉन्सेप्ट देखा, ठीक है? कि हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है, कैसे हमारे पास चीजें आ रही है। अब यहां पर हम कैपेसिटर के बारे में देखेंगे और उसमें देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या होता है। देखो, जैसे इंडक्टर के बारे में देखा, इंडक्टर हमारे सर्किट में करंट के ग्रोथ में फर्क डालता है और करंट के डिके में फर्क डालता है। कैसा कैसा फर्क है, कैसा कैसा चेंज आता है, हमने सब देखा, ठीक?
अब आएगा हमारे पास कैपेसिटर। कैपेसिटर में क्या होता है, बहुत ध्यान सुनना, कैपेसिटर में चार्जिंग होती है। ये पढ़ के आए हो संधारित्र में कि कैपेसिटर चार्ज स्टोर करता है। चार्ज स्टोर करता है तो कैसे स्टोर करता है, क्या होता है, ये सारी चीजें देखनी है। चलो जरा देखते हैं। सबसे पहले तो हम यहां पर कैपेसिटर का बेसिक देखते हैं कि हमारे पास क्या हुआ। ध्यान रखना, जैसे हमारे पास इंडक्टर करता है कि डायरेक्ट वो करंट को इंक्रीज नहीं कराएगा, बिल्कुल वैसे ही हमारा कैपेसिटर होता है कि वो डायरेक्ट चार्ज स्टोर नहीं कर लेगा। चार्ज स्टोर करने में वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस लगाएगा कि धीरे धीरे चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है उसमें। अगर हमारा कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा होगा तो उसमें भी वही नेचर शो करता है कि वो धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा। ऐसा नहीं होगा कि Q से डायरेक्ट जीरो पर आ जाए। ठीक है, अब ये कॉन्टिन्यूअस चीजें क्यों होती हैं, इनके बारे में जरा समझते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान सुनना, ध्यान सुनना। अब क्या होगा, अब हमारे पास है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। हम यहां पर देखेंगे कि हमारा कैपेसिटर किस तरह से चार्ज हो रहा है, वो किस तरह से डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, देखो ना, अब यहां पर अगर हम सर्किट देखें अपने कैपेसिटर का, तो देखो तुम बचपन से पढ़ते क्या आए, अरे बचपन मतलब 12th में, देखो अब यहां पर तुम पढ़ के क्या आए। अगर हम अपने कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो हमारे कैपेसिटर में चार्ज स्टोर होने लगता है। अच्छा, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव है, तो यहां पर हमारे पास प्लस Q चार्ज स्टोर हो जाएगा, यहां पर माइनस Q हो जाएगा। Q सेम रखो, अलग अलग ना बनाओ। ठीक है, ये सबने सीखा होगा कि हमारे पास यहां पर प्लस Q आता है, यहां पर माइनस Q आता है। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन ये, यहां पर माइनस Q क्यों आता है और कैसे आता है, सबसे पहला क्वेश्चन बोलोगे कुछ? सोचो जरा, किसी को मिला सर? चलो जरा देख। अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन कि यहां पर हमारे पास नेगेटिव क्यों आता है। इसका एक साइंटिफिक वर्ड होता है हमारे पास इंडक्शन। ठीक है, प्रेरण। सबसे पहले तो ध्यान रखना कि हमारे पास नेगेटिव साइन आया क्यों, नेगेटिव साइन आया हमारे पास इंडक्शन की वजह से, प्रेरण की वजह से। इसमें पॉजिटिव चार्ज आता है, इसमें इंड्यूस्ड होकर के यहां पर नेगेटिव चार्ज आता है। सबसे पहले ध्यान रखना। अब प्रेरण क्या होता है, ध्यान सुनो। प्रेरण हमारे पास होता है बिना किसी कांटेक्ट के, अगर हमारे पास मटेरियल के मैग्नेटिक बिहेवियर में चेंज आ रहा है तो उसे हम इंडक्शन कहते हैं या फिर प्रेरण कहते हैं। ठीक है, और मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल बिहेवियर दोनों में अगर चेंज आता है, ध्यान रखना, बिना कांटेक्ट के। क्या कोई कांटेक्ट दिख रहा है यहाँ पे? नहीं दिख रहा है। ठीक है, बिना कांटेक्ट के अगर हमारे पास मैग्नेटिक या फिर इलेक्ट्रिकल बिहेवियर में किसी तरह का कोई चेंज आता है तो उस प्रोसेस को हम यहाँ पे इंडक्शन कहते हैं। ठीक है, अब इंडक्शन में ऐसा क्या हो जाता है कि नेगेटिव चार्ज आता है। देखो तुमने एक चैप्टर पढ़ा होगा मटेरियल में, उसमें तुमने कई सारे मटेरियल पढ़े होंगे, फेरोमैग्नेटिज्म है ना, पैरामैग्नेटिज्म, डायामैग्नेटिज्म, उन्हीं का हमारे पास कॉन्सेप्ट काम करता है। उसमें तुमने एक पढ़ा होगा एटॉमिक डाइपोल्स के बारे में। देखो तुम्हारा एटम कैसा होता है, बीच में हमारे पास प्लस चार्ज होता है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रोटेट कर रहे होंगे हमारे पास नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, लेकिन अब जब यहां पर हमारे पास इस तरह से दो प्लेटें हैं, ठीक है, ये हमारे पास एक पॉजिटिव हो गई, इसमें तो पॉजिटिव चार्ज मिल ही रहा है। अब इसका जो पॉजिटिव होगा, ध्यान सुनना, ये हमारे पास दूसरी प्लेट है, इस प्लेट में एटम्स तो होंगे ना, अगर एटम्स है यहाँ पे तो हमारे पास अगर पॉजिटिव आए तो जरा सुनो, पॉजिटिव करेगा क्या, इस एटम के, ये एटम हमने बड़ा करके बनाया, ऐसे बहुत सारे एटम लाखों करोड़ों इस प्लेट में होंगे। ठीक है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस एटम के नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपल करेगा। मतलब जरा समझना, अगर हम यहाँ पर इसका एक इस तरह से बनाए तो ध्यान सुनना, यहाँ पर हमारे पास कई सारे एटॉमिक डाइपोल्स बन जाते हैं। डाइपोल मतलब जब भी दो पोल आएंगे वो एटॉमिक डाइपोल होता है। ध्यान सुनो, ये एटम है हमारे पास, ये मटेरियल क्या कर रहा है, ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज इसके नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब इस तरफ हमारे पास नेगेटिव साइन आ जाएगा और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइन। मतलब क्या करेगा, ये हमारे पास इसके न्यूक्लियस को रिपल करता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो हमारे पास यहाँ किनारे क्या होता है, यहाँ किनारे हमारे पास माइनस चार्ज आ जाता है, तो हमारी जो प्लेट होती है कैसी हो जाती है, नेगेटिवली चार्ज होती है। इसमें कोई चार्ज जनरेट नहीं होता, इसका जो खुद का चार्ज है हमारे पास वो हमारे पास यहाँ बाउंड्री पे आ जाता है और वो हमारे पास क्या करता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस कराता है। इतनी बात क्लियर, यही हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट होता है इंडक्शन का। इंडक्शन का काम क्या होता है, मटेरियल में जो पहले से चार्ज जनरेट है, ठीक है, उसी को यहाँ पर वो बाहर निकाल के लाता है। बोलो इतनी बात क्लियर यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे पास एटॉमिक डाइपोल का कॉन्सेप्ट होता है। और ध्यान सुनो, जैसे हमारे पास नेगेटिव चार्ज बाउंड्री पे आता है वैसे ही हमारे पास यहाँ पर जो बैटरी है ये इसको फर्दर क्या करती है, स्ट्रेंथन करती चली जाती है, इसको मजबूत करती चली जाती है, मतलब माइनस यहाँ पे लगातार बनता चला जाता है। अब आगे सर
अब देखो इसमें चार्जिंग के बारे में समझते हैं कि हमारे पास चार्जिंग में क्या होता है। ध्यान सुनो, जब भी हमारे पास यहाँ पे चार्जिंग आती है तो उसमें एक्सपोनेंशियल इंक्रीज आता है। एक्सपोनेंशियल इंक्रीज मतलब पहले तो तेजी से बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे बढ़ना स्लो हो जाएगा। बढ़ना बंद नहीं होगा, बढ़ना स्लो हो जाएगा। क्यों? ध्यान से, बहुत ध्यान से, बहुत कमाल का कॉन्सेप्ट है, इसमें तुम्हें समझने को मिलेगा। अच्छा, ये तो हमारे पास ये चार्ज है, मतलब चार्ज हो रखा है हमारा कैपेसिटर। चलो हमने यहां पर एक कैपेसिटर लिया, देखो हमने यहां पर कैपेसिटर लिया, मान लो थोड़ी देर के लिए ये इस तरह से सर्किट ओपन है। अगर हमारे पास सर्किट ओपन होगा, अगर मान लो हमारे यहां सर्किट ओपन है तो हमारे कैपेसिटर में किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है। लेकिन अगर अब हम यहां पर क्लोज करते, ध्यान सुना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पूरा तुम्हें कैपेसिटर का बेसिक समझ में आएगा कि हमारा कैपेसिटर किस तरह से चार्ज होता है। और अगर ये बेसिक समझ में आएगा तभी आर्टिकल करने का मतलब है, नहीं तो आर्टिकल करने का कोई मतलब नहीं, बड़ा सा डेरिवेशन करवा देंगे फिर तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। देखो ना, अगर हम यहां पर इसको इस तरह से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, अगर हम यहां पर जैसे ही कनेक्ट करेंगे हमारा सर्किट कंप्लीट, तो हमारे पास करंट फ्लो होगा। अब ध्यान सुनो, जब करंट फ्लो होगा तो यहां से पॉजिटिव से हमारे पास एक पहला पॉजिटिव चार्ज आया। अब देखो जो पहला पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, जब ये पूरी तरह से डिस्चार्ज है तो हमारा पहला पॉजिटिव चार्ज आराम से आकर के यहां स्टोर हो जाएगा। ठीक, कोई परेशानी किसी को? अच्छा एक बात समझना, जब ये हमारे पास पहला पॉजिटिव चार्ज आया, बहुत छोटा सा, मान लो एक छोटा सा डीक्यू चार्ज आया, डी तो तुम समझते हो कि इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, ठीक है, तो यहां पर हमारे पास एक डीक्यू चार्ज आया। अच्छा, इस डीक्यू चार्ज के आने पर हमें यहां पर किसी तरह के अपोज का सामना नहीं करना पड़ा, किसी तरह के विरोध का सामना नहीं करना पड़ा। हमारा डीक्यू चार्ज चला एकदम से आगे। लेकिन जैसे ही यहां पर पहली बार कोई चार्ज आया, अब सोचो क्या होगा, ये तो हमारे पास एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है ना, ये प्लस चार्ज तो लगातार आता जाएगा, लगातार यहां पर आके स्टोर होगा। लेकिन जरा समझना, जैसे ही पहला चार्ज आ गया, अब ये चार्ज फर्दर जो चार्ज आ रहे हैं उनका अपोज कराएगा कि नहीं कराएगा? सोचो, जब यहां पर पहला चार्ज आ गया तो अब पीछे पीछे जो चार्ज आ रहे हैं, यहां पर ये चार्ज आ गई, ये पॉजिटिव इन पॉजिटिव का अपोज कराएगा कि नहीं कराएगा? दोनों पॉजिटिव है। तो अब ध्यान सुनना, जैसे जैसे यहां पर चार्ज स्टोर होता जाएगा वैसे वैसे यहां से जो चार्ज आ रहे हैं उनका अपोज बढ़ता चला जाएगा। इसी वजह से हमारा जो कैपेसिटर है वो ऐसा नहीं होता कि कैपेसिटर में पहले चार्ज 0 है फिर डायरेक्टली चार्ज Q हो जाए, ठीक है, उसमें भी हमारे पास एक कॉन्टिन्यूअस इंक्रीज देखने को मिलता है, लगातार चार्ज इंक्रीज होता है। क्यों? जैसे यहां पहला चार्ज आया, अब ये पीछे से आने वाले चार्ज का अपोज कराएगा, लेकिन चार्ज तो फिर भी आएगा। क्यों? बैटरी ज्यादा पावरफुल है, बैटरी ज्यादा पावरफुल है, वो तो लगातार करंट फ्लो करा रही है। लेकिन जैसे हमारे पास पहला चार्ज आके स्टोर हुआ, अब ये अपोज कराना शुरू करेगा और हमारे पास यहां से फ्लो होने वाला जो चार्ज होगा उसका रेट कम होता चला जाएगा। मतलब अब यहां पर चार्ज स्टोर तो हो रहा है, लेकिन लगातार चार्ज स्टोर होने का जो दर है, स्टोर होने की जो रेट है, वो लगातार क्या हो रही है? कम होती चली जा रही है। क्यों? जरा सोचो, जैसे यहां पर जितना ज्यादा चार्ज स्टोर होता चला जाएगा वैसे ही यहां से आने वाले चार्ज का अपोज करता चला जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल इंक्रीज। पहले तो बहुत तेजी से इंक्रीज करेगा, फिर उसमें इंक्रीज बहुत स्लो होता चला जाएगा। बात समझ आ रही है यहाँ पे? इसी को हम कहते हैं चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। तुम्हें इसी बिहेवियर को पढ़ना है यहाँ पे। बोलो, इतनी बात क्लियर यहाँ पे? बिल्कुल यही चीज तो तुमने इंडक्टर में भी देखी। इंडक्टर में करंट कायदे से 0 से मैक्सिमम डायरेक्ट होनी चाहिए थी, या मैक्सिमम से 0 डायरेक्ट होनी चाहिए थी। इतनी बात क्लियर? लेकिन हमारा इंडक्टर क्या करा रहा था? इंडक्टर उसको एक एक्सपोनेंशियल इंक्रीज देता है या एक्सपोनेंशियल डिके कराता है। वो ना एकदम से इंक्रीज होने देता है ना एकदम से डिक्रीज होने देता है। यही काम हमारे कैपेसिटर की चार्जिंग में होता है। जब कैपेसिटर चार्ज करोगे तो जब पहला चार्ज आया तब यहां कोई चार्ज नहीं था, तो पहले चार्ज को आने में कोई अपोज का सामना नहीं करना पड़ेगा, वो डायरेक्ट इंक्रीज कराएगा चीजों को। अगर डायरेक्ट हमारे पास चार्ज इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जैसे ही चार्ज आया वैसे ही हमें पता चला। अच्छा तरह सुनना, अगर मान लो एक ग्राफ बनाए, देखो अगर मैं ग्राफ बनाए, वो ग्राफ देखो तो तुम्हें चीजें ज्यादा अच्छे समझ में आएंगी। देखो, एक हमारे पास यहां से आ गया एक्सपोनेंशियल इंक्रीज, ये मान लो हमारे पास टाइम है, ये हमारे पास चार्ज, ठीक है। और अगर इसी में स्ट्रेट लाइन इंक्रीज दिखाएं तो स्ट्रेट लाइन इंक्रीज तो ऐसे चला जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? अब ध्यान सुनो, यहां पर हमारे पास क्या है?
अगर हमारे पास यहाँ पर फर्दर चार्ज आया, अगर जैसे छोटा सा भी चार्ज आया तो ये पीछे से आने वाले चार्ज का अपोज करने लगेगा। अपोज करने लगेगा मतलब यहाँ पर अब चार्जिंग का रेट क्या हो रहा है, कम होता चला जा रहा है। यहाँ चार्जिंग का रेट, चार्जिंग की दर कम हो रही है, मतलब ये चार्ज कैसे होगा, अब स्लो हो जाएगा, लगातार स्लो होता चला जाएगा। तो देखो ध्यान से, अगर ऐसा ना होता तो चार्जिंग कैसी होती है, स्ट्रेट लाइन पे, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे चार्जिंग होती चली जाती है। लेकिन यहाँ पर हमारे चार्ज को अपोज का सामना करना पड़ा है, तो क्या होगा, हमारे पास चार्जिंग शुरू तो होगी बिल्कुल वैसे ही, क्यों, पहला जो चार्ज है उसको कोई अपोज का सामना नहीं करना पड़ रहा, लेकिन जैसे अपोज होगा तब क्या होगा, चार्जिंग स्लो हो जाएगी। देखो ये ग्राफ वही बता रहा है, टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन हमारा चार्ज उस तेजी से नहीं बढ़ रहा। ठीक है, कायदे से अगर अपोज ना होता तो इस टाइम पर चार्ज को यहां होना चाहिए था, जबकि हमारा चार्ज कहां पर है, यहां पर। बात समझ आ रही है? अब कॉन्सेप्ट समझ आया कि यहाँ पे पढ़ने क्या वाले हैं हम, यहाँ पर पढ़ने वाले हैं ग्रोथ ऑफ चार्ज, ठीक है, या चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। और हमें ये समझना है कि हमारे कैपेसिटर की जो चार्जिंग होती है उसमें किस तरह का बिहेवियर हमारा सर्किट शो करता है। हमारा सर्किट एक कॉन्टिन्यूअस एक्सपोनेंशियल चार्जिंग बताता है कैपेसिटर की। अब जरा सुनना, मतलब जैसे जैसे चार्ज होता जाएगा वैसे वैसे यहां से फ्लो होने वाली करंट क्या होगी, कम होती चली जाएगी। बोलो ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही यहाँ पे, क्योंकि ये क्या करेगा, लगातार यहां पॉजिटिव चार्ज का अपोज करने लगेगा। अब जरा सुनो, तुमने एक क्वेश्चन पढ़ा होगा इंटर में, अगर तुम बहुत कायदे से न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो तुम्हारी इंटर की बुक में एक आधा न्यूमेरिकल ऐसा आता है, बहुत ज्यादा नहीं होते, बहुत कम होते। ध्यान से देखो कैसा न्यूमेरिकल, कि हमारे पास इस तरह का सर्किट दिया है जिसमें रेजिस्टेंस और कैपेसिटर कंबाइन होते हैं। कभी सॉल्व करा रेजिस्टेंस और कैपेसिटर, इसमें दोनों। अब ध्यान सुनना, अगर इस तरह का क्वेश्चन करा होगा तो तुम्हें पता होगा कि जब हमारे पास कैपेसिटर लगा होता है तो उस ब्रांच को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। ऐसा कुछ पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, क्यों कर देते हैं, ध्यान सुनना, जब वहां पर कैपेसिटर लगा होता है तो हम ये मान के चलते कैपेसिटर किसमें, अपनी चार्ज स्टेज में है, पूरी तरह से चार्ज है। और ध्यान सुनो, अगर ये पूरी तरह से चार्ज हो गया तो यहां से आने वाले चार्ज का पूरी तरह से अपोज कर देगा, अब यहां से कोई चार्ज नहीं जाएगा। तो ध्यान सुनना, अगर सर्किट हमारा कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज है तो वो सर्किट में करंट को फ्लो नहीं होने देता और हमारे पास करंट क्या होती है, जीरो। तो इसी वजह से अगर तुम यहां पर पढ़ के आ रहे हो इंटर में न्यूमेरिकल, तो ध्यान रखना वहां पे कैपेसिटर कैसा माना जाता है, वो चार्ज कंडीशन में माना जाएगा। और चार्ज कंडीशन में क्यों माना जाएगा, देखो तुम्हें दो स्टेजेस बताई थी, एक ट्रांसिएंट स्टेट और एक स्टेडी स्टेट। और तुम इतना भी बताया था कि जो इंटर में पढ़ के आए वो सब कुछ स्टेडी स्टेट में पढ़ के आए। स्टेडी स्टेट में या तो बिल्कुल चार्ज नहीं या तो कंप्लीटली चार्ज, यही तो दो तीन स्टेडी स्टेट। और अगर बिल्कुल चार्ज नहीं तो उसमें तो कोई मतलब ही नहीं बनता, उसमें तुम्हारा सर्किट क्या, जब चार्ज है ही नहीं तो कोई मतलब नहीं बनता। न्यूमेरिकल हमेशा कहां बनेंगे, जब कंप्लीटली चार्ज होगा। और अगर ये कंप्लीटली चार्ज होता है, करंट को फ्लो नहीं होने देता, इसी वजह से ये सर्किट हमारा बेकार हो जाता है, यहाँ किसी तरह की कोई करंट नहीं आती। करंट यहाँ पर आएगी तो यहाँ से पूरी यहाँ पर चली जाएगी। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही यहाँ पे। ये तो इंटर में एक आधे न्यूमेरिकल होते हैं इस तरह के, बहुत ज्यादा नहीं होते। ठीक है, अगर ठीक से करा होगा तभी इस तरह के क्वेश्चन देखोगे। ठीक, अब आगे देखते हैं। अगर ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि चार्जिंग कैसे होती है, ठीक है, हमें क्या क्या चीजें देखनी पड़ती हैं, अब यहां पे तुम्हारा आर्टिकल आगे शुरू होता है। अच्छा एक बात जरा देखो, ये आर्टिकल शुरू करने से पहले एक चीज देख लेते हैं। तुम्हें जो ग्रोथ ऑफ करंट और डिके ऑफ करंट कराया था उसमें ग्राफ रह गया, देखो एक ग्राफ रह गया, उस ग्राफ को देख लो भैया। ध्यान रखना, यहाँ पे तुम्हें कैपेसिटर पढ़ाया तो है, लेकिन ये जो ग्राफ देख रहे हो ये ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट का है, उसमें ये ग्राफ रह गया था, इसको भी जरा देख लो। ठीक है, तुम लोगों ने बनाया भी होगा अपने नोट्स में, देखो ध्यान से। अब यहां पर क्या होता है, ये जो देख रहे हो ये हमारे पास टाइम की एक्सेस है और ये जो देख रहे हो ये हमारे पास करंट एक्सेस होती है। ठीक, अब इसमें हमारे पास दो तरह के ग्राफ आते हैं। अब देखो चार्जिंग को ग्रोथ ऑफ करंट में क्या हो रहा है, ग्रोथ ऑफ करंट में करंट बढ़ती है, मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ाओगे वैसे वैसे करंट इंक्रीज होती चली जाएगी। तो यहां पर हमारे पास ग्रोथ ऑफ करंट ऐसे आता है। अच्छा डिके ऑफ करंट कैसे आता है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे करंट कम होनी है, यही तो होता है हमारे पास डिके ऑफ करंट। अब जरा सुनो, डिके ऑफ करंट कब होगा, जब हमारे पास करंट इनिशियली कितनी है, मैक्सिमम, तभी तो डिके होगी। तो ध्यान रखना, जब हम डिके ऑफ करंट की बात करेंगे तो वहां पर करंट कितनी है हमारे पास, वो करंट हमारे पास मैक्सिमम है और फिर वो करंट धीरे धीरे क्या होती है, डिके होना शुरू होती है। बोलो इतनी बात समझ आती है। अब ध्यान रखना, ये क्या है हमारे पास, करंट पहले कहां पर थी, I0 पे। अच्छा जब हमारे पास ग्रोथ ऑफ करंट हो रहा तब करंट कहां थी, 0 पे। ग्रोथ ऑफ करंट में करंट 0 से इंक्रीज हो रही थी और डिके ऑफ करंट में मैक्सिमम से 0 की तरफ आएगी। बोलो इतनी बात क्लियर है। अब ध्यान सुनो, यहां पर अगर इसको आगे बढ़ाओगे तो ये क्या होगा, हमारे पास इस तरह से आएगा।
अब देखो तुम लोगों ने अगर एसिम्प्टोट नहीं पढ़ा है मैथमेटिक्स में तो तुम्हें थोड़ा समझना पड़ेगा। ये जो ग्राफ होगा एक्सपोनेंशियल का, ये मैक्सिमम पे कब पहुंचेगा? इनफाइनाइट टाइम पे। तुम्हें पिछले ने बताया था, मतलब ये कहां जाके टच करेगा? इनफाइनाइट पे। तो ध्यान रखना ग्राफ बनाते समय इसको टच मत करा देना, ठीक है? ये इनफाइनाइट पे जाकर के टच होगा, यहां पर भी वहां पर भी। ग्राफ बनाते समय इस बात का ध्यान, ठीक है? अच्छा एक बात समझना, चलो मान लेते हैं कि ये जो टाइम देख रहे हो ये हमारे पास t बराबर लैम्डा, ठीक है? ये टाइम लैम्डा होता है ना, लैम्डा एक टाइम कांस्टेंट, मतलब एक टाइम है और कुछ नहीं, लैम्डा लैम्डा बस एक टाइम है। तो हमने मान लिया ये कोई लैम्डा होगा हमारे पास। अगर ये लैम्डा है तो लैम्डा में सोचो क्या होता है, अगर तुम यहां से एक परपेंडिकुलर डालोगे तो ये ग्राफ को यहां कट कर रहा है और ये इस ग्राफ को यहां कट कर रहा है, ये तो हुआ। अब देखो तुमने ग्रोथ में सीखा हुआ था कि हमारे पास ग्रोथ में लैम्डा वो है जब हमारे पास करंट 0.632 टाइम्स हो जाए आई नॉट की, मतलब जब ग्रोथ हो रही है हमारे पास इस सर्किट में तो यहां पर करंट मिली, t बराबर लैम्डा में करंट यहां पर मिली, और ये जो करंट मिल रही है ये हमारे पास होगी 0.632 आई नॉट। बोलो समझ में आएगी यहाँ पे? अब यहां पर t बराबर लैम्डा में अगर डिके ऑफ करंट की बात करोगे तो वहां पर करंट मिलती है 0.368 आई नॉट। अच्छा ध्यान से देखो, यहां पर करंट यहां पर मिल रही है, करंट ये मिल रही, तो ये हमारे पास करंट कितनी होगी? 0.368 आई नॉट। इतना समझ में आया कि नहीं यहाँ पे? मतलब हमारे पास t बराबर लैम्डा, ध्यान रखना जब ये दोनों ग्राफ कट कर लेंगे उसी के बाद तुम्हें यहां पर टाइम कांस्टेंट मिलेगा, इसके पहले नहीं मिल सकता, ठीक है? जब इसके बाद आओगे तभी हमारे पास ये वाली ग्रोथ क्या है? ग्रोथ हमारे पास मिनिमम से आगे जा चुकी है, सॉरी मिडिल वैल्यू से आगे जा चुकी है। और जब यहां पर डिके की बात करोगे तो डिके यहां से मिडिल वैल्यू से कम हो चुका है, ध्यान रखना। ये कितना है? 0.3। अच्छा ये क्या होगा? ये हमारे पास अप्रॉक्स 0.5 होता है, ठीक है? तो ध्यान रखना ग्रोथ में क्या होता है, ग्रोथ में हमारे पास t बराबर लैम्डा में 0.6 होता है, मतलब इससे ऊपर। डिके में क्या होता है? 0.3 बची रह जाती है करंट, मतलब इससे नीचे आएगी। तो ध्यान रखना जहां पर हमारे पास ग्राफ कट कर रहे हैं उसके आगे तुम्हें t बराबर लैम्डा मानना है, क्योंकि एग्जाम में यही गलती कर देते हो, ग्राफ तो बना के चले आओगे, ग्राफ एग्जाम में तुम्हें ध्यान ही नहीं आता कि t बराबर लैम्डा कहां लेना है। भयानक गलती होती है, बार बार होती है इसकी गलती, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखना। बात समझ में आ गई? यहाँ पे ग्राफ समझ आया? और हमेशा ध्यान रखना ये ग्राफ ऐसा बनाया क्यों है? क्योंकि एक्सपोनेंशियल है। तुम दोनों देख चुके हो, तुमने दोनों इक्वेशन देखी, ग्रोथ ऑफ करंट की और डिके ऑफ करंट की। तो ग्रोथ ऑफ करंट भी एक्सपोनेंशियल आ रहा है और डिके ऑफ करंट भी एक्सपोनेंशियल आ रहा है। ग्रोथ में बढ़ रहा है, डिके में कम हो रहा है। t बराबर लैम्डा वो टाइम है जब हमारे पास ग्रोथ में करंट इतनी बढ़ जाती है, और t बराबर लैम्डा वो टाइम है जब डिके में करंट इतनी बच जाती है, ठीक? बना लो ग्राफ, बना लो, फिर आगे बढ़ते हैं। देख लिया ग्राफ? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमारे पास अब जो टॉपिक आ रहा है वो टॉपिक हमारा कैपेसिटर का है, ठीक है? कैपेसिटर में हमें चार्जिंग करनी है, फिर कैपेसिटर को डिस्चार्ज करना है। इसके पीछे बेसिक क्या होता है तुमने देख लिया, ठीक है? सबसे बड़ी बात, हम कैपेसिटर की चार्जिंग पढ़ ही क्यों रहे हैं, ठीक है? क्योंकि हमें पता है अगर किसी चीज को बैटरी से जोड़ोगे तो चार्ज होगी, कैपेसिटर जैसी चीज चार्ज होती है, ठीक है? लेकिन उसके चार्ज में एक बहुत बढ़िया मैकेनिज्म होता है, वही मैकेनिज्म यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है? कि चार्ज होने में किस तरह का मैकेनिज्म उसमें आ रहा है, या अगर हमारा कैपेसिटर डिस्चार्ज भी हो रहा है तो डिस्चार्ज होने में किस तरह का मैकेनिज्म आ रहा है, किस तरह से एक्सपोनेंशियल चार्जिंग हो रही है, किस तरह से एक्सपोनेंशियल डिस्चार्जिंग हो रही है, ये सारी चीजें तुम्हें यहाँ पे देखनी है। इतनी बात क्लियर है? चलो आगे। देखो अब यहां पर हमारे पास हेडिंग आती है, एक मिनट, अब ये हमारे पास चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, ठीक है? अब अगर कैपेसिटर चार्ज होगा तो इसमें क्या क्या होता है? सबसे पहले सर्किट देखिए, सर्किट में कुछ नया नहीं है, बिल्कुल वैसा ही सर्किट रखना है हमें। ये पॉइंट हमारे पास S2 आ गया, ये हमारे पास पॉइंट S1 आ गया, यहां पर बैटरी लगा देंगे, ठीक है? जिसका EMF E है। अब यहां पर हमने एक कैपेसिटर लगा दिया C, और यहां पर हमारे पास एक रेजिस्टेंस आ गया। अब देखो तुम्हें पता है क्या, जब इसको S1 से कनेक्ट कर दोगे तो कैपेसिटर चार्ज होने लगेगा, जब S2 से कनेक्ट कर दोगे तो वो डिस्चार्ज होने लगेगा। बोलो इतनी बात क्लियर? अच्छा ध्यान सुनना, डिस्चार्ज क्यों होगा? क्योंकि इसके साथ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ये रेजिस्टेंस क्या करेगा? करंट को लगातार बाहर निकालता रहेगा। बात क्लियर है यहाँ पे? आगे तो अब जब हमने यहाँ पर इसको S1 से कनेक्ट करा है तो अब यहाँ पर चार्जिंग होगी। चार्जिंग कैसे होगी जरा समझते हैं, देखो ध्यान से। अगर हमारे पास यहां से EMF है,
ठीक है, तो ध्यान सुनना, यही ईएमएफ हमारे पास, देखो यही ईएमएफ हमारे पास यहां पर कुछ वोल्टेज क्रिएट कराएगा, ठीक है, और यही हमारे पास हमारे रेजिस्टेंस में कुछ वोल्टेज क्रिएट कराएगा, ठीक, ध्यान से। तो अब हमारे कैपेसिटर में जनरेट होने वाला वोल्टेज क्या होता है, देखो ध्यान से, सबने फॉर्मूला पढ़ा होगा Q बराबर C, सबने, बहुत आसान फॉर्मूला, सबको रटा होगा। अच्छा, Q क्या होता है, हमारे कैपेसिटर में स्टोर होने वाला चार्ज, यहाँ V क्या है, हमारे कैपेसिटर में जनरेट होने वाला वोल्टेज। बात क्लियर है यहाँ पे। तो यहाँ पर जब देखोगे तो हमारे सर्किट में वोल्टेज कितना जनरेट होता है, Q अपॉन C, बोले समझ आएगी यहाँ पे। तो ध्यान सुनना, अगर हमारी बैटरी का ईएमएफ इतना है तो हमारे कैपेसिटर में वोल्टेज कितना आया, Q अपॉन C, ये बात समझ रहे हो। अब ध्यान सुनना, कैपिटल की तुमने इंटर में पढ़ा हुआ था, यहाँ पर स्मॉल Q रखा जाता है, मतलब हमारी कैपेसिटर में चार्ज कितना है, स्मॉल Q, ठीक है। तो सिंबल से कोई परेशानी ना, कैपिटल आई, स्मॉल Q, कैपिटल Q, सब हमारे पास करंट है, चार्ज के बताते हैं, ठीक है। अब तो यहाँ पे जैसे तुम यहाँ पे बैटरी को कनेक्ट करोगे सर्किट से, तो हमारे सर्किट में कुछ ना कुछ करंट जाएगी, करंट की वजह से यहाँ पर ईएमएफ आता है, और हमें इक्वेशन किसकी चाहिए, वोल्टेज की। तो वोल्टेज की तो इक्वेशन चाहिए। अगर वोल्टेज की इक्वेशन की, तो जरा सोचो क्या होगा, यहां से जो ईएमएफ सप्लाई हो रहा है वो ईएमएफ हमारे कैपेसिटर में जाके स्टोर होगा और हमारे रेजिस्टेंस में जाकर के स्टोर होगा। कैपेसिटर में कितना वोल्टेज आया, Q अपॉन C, यहां पर कितना वोल्टेज आएगा, I इंटू R, बोले बात समझा रही यहाँ पे। यहां पर हमारे पास वोल्टेज कितना आएगा, I इंटू R, ये तो ओम्स लॉ से निकालोगे, और यहां पर स्टोर होने वाला जो वोल्टेज है वो Q अपॉन C आ जाएगा। तो अब यहाँ पे ध्यान सुनना, बस तुम्हें यहाँ पर देखनी है ईएमएफ इक्वेशन। हमारे पास ईएमएफ इक्वेशन कैसे आ रही है, देखो जो बड़ा सा डिस्क्रिप्शन था वो तो है, उसके बाद क्या आएगा हमारे पास, उसके बाद आगे हमारे पास ईएमएफ इक्वेशन ऑफ द सर्किट। तो यहां पर हमारे पास ईएमएफ इक्वेशन आ रही है सर्किट की। ये जो बैटरी का ईएमएफ है ये हमारे पास किसके बराबर होगा, देखो यही ईएमएफ आगे चल के दो पार्ट में डिवाइड होगा। यही ईएमएफ यहां पर भी वोल्टेज जनरेट कराएगा, यही ईएमएफ यहां पर भी वोल्टेज जनरेट कराएगा, और अगर इन दोनों को ऐड कर दो तो क्या मिलेगा, कंप्लीट ईएमएफ मिलेगा बैटरी का। तो यहां पर हमारे पास जो है E देख रहे हो, ये बराबर आ गया Q अपॉन C, और यहां पर आ गया हमारे पास प्लस IR। बोलो इतनी बात क्लियर है यहाँ पे, यहाँ तो कोई परेशानी किसी को। चलो आगे देखो, अब यहां पर इसी को सॉल्व करना है। अच्छा जरा सुनना, हम कर क्या रहे हैं, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, मतलब हमें अपने कैपेसिटर के बारे में समझना है कि कैपेसिटर किस तरह से चार्ज हो रहा है। चार्ज होने के लिए किसका फॉर्मूला चाहिए, Q का फॉर्मूला चाहिए कि नहीं चाहिए, यहाँ पे ये बात समझ आ रही है यहाँ पे। अच्छा Q का फॉर्मूला चाहिए, यहाँ पर तो करंट भी आ रहा है, सोचो। अब यहाँ वेरिएबल की तरह दिख रहा है, ध्यान सुनना, यहाँ वेरिएबल की तरह दिख रहे हैं। एक तो Q वेरिएबल है, Q वेरिएबल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे लगातार चार्जिंग हो रही है, चार्ज लगातार इंक्रीज कर रहा है, Q इज अ वेरिएबल। अगर Q वेरिएबल है तो I भी तो वेरिएबल है। सोचो अगर चार्जिंग लगातार हो रही तो करंट की भी वैल्यू तो लगातार बदलेगी। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना, जैसे जैसे Q इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे I डिक्रीज करेगा। ये बात बहुत ज्यादा जरूरी है समझने के लिए। देखो तुम्हें एक बात बताई थी कि जैसे जैसे हमारे कैपेसिटर में चार्ज स्टोर होता जाएगा वैसे वैसे यहां का चार्ज आगे आने वाले चार्ज का अपोज करता जाएगा, और जैसे जैसे यहां पर चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे हमारे पास यहां पर फर्दर चार्ज का अपोज होगा। और अगर चार्ज का अपोज हो रहा है मतलब पहले चार्ज ज्यादा क्या, फिर जैसे पहुंच गया वैसे वैसे यहां से चार्ज जाने वाला जो चार्ज है वो स्लो होता जा रहा है। अगर चार्ज कम होता जा रहा है तो यहां से बहने वाली करंट भी तो लगातार कम होती चली जाएगी। तो अब इस बात का ध्यान रखना, जैसे जैसे तुम्हारे कैपेसिटर में स्टोर होने वाला चार्ज इंक्रीज करता जाता है वैसे वैसे तुम्हारे सर्किट में फ्लो होने वाली करंट डिक्रीज करती जाएगी। ये हमारे पास बिहेवियर होता है हमारे सर्किट में कैपेसिटर का, ठीक है। ध्यान सुनना, जितना चार्ज स्टोर होता जाएगा वो चार्ज यहां से आगे आने वाले चार्ज का उतना ज्यादा अपोज करता जाएगा। अगर यहां से आने वाले चार्ज का अपोज हो रहा है तो यहां पे फ्लो होने वाली करंट क्या होगी, डिक्रीज होती जा रही है। बोले बात समझे यहाँ पे। तो जैसे जैसे तुम्हारे कैपेसिटर में चार्ज इंक्रीज होगा वैसे वैसे सर्किट में करंट डिक्रीज होती चली जाएगी। ये तो एक बिहेवियर का जो तुम्हें समझना था, ठीक है। लेकिन अब बात आती है डेरिवेशन की। डेरिवेशन में इतना ज्यादा समझ के तो काम चलेगा नहीं, हमें तो डेरिवेशन में एक्सप्रेशन देखनी है ना। तो यहाँ पे ध्यान सुनना, हमें देखना है चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। हमें अभी यहाँ करंट से कोई लेना देना नहीं, तो पहला काम है करंट को चार्ज में कन्वर्ट कर देना। कैसे कर सकते हैं देखो ध्यान से, पहले देखो कुछ काम करते हैं। यहाँ पे जो Q अपॉन C देख रहे हो, पहले इसको इधर लेके आते हो तो ये हमारे पास हो गया E माइनस Q अपॉन C बराबर क्या हो गया हमारे पास IR। अच्छा एक बात जरा समझना, ये जो I देख रहे हो क्या हम इसको dQ अपॉन dt लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। कुछ डेफिनेशन पढ़ी थी बचपन में, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। परिपथ में आवेश के चलने की दर को क्या कहते हैं, वैद्युत धारा। आप समझ रहे हैं यहाँ पे। तो I की जगह dQ अपॉन dt लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे रखोगे तो हमारे पास इक्वेशन आ गई E माइनस Q अपॉन C, और I की जगह आ गया हमारे पास dQ अपॉन dt
और ये हमारे पास क्या हो गया आर। बोलो ये बात समझ आने की नहीं आने? अब सोचो, अब ये इक्वेशन सॉल्व हो सकती है। हमें क्या चाहिए था? चार्ज ऑफ कैपेसिटर, मतलब हमें यहाँ पे चार्ज चाहिए, चार्ज की इक्वेशन चाहिए। चार्ज की इक्वेशन किस पर डिपेंड करेगी? टाइम पर। तो यहाँ पर हमारे पास चार्ज में और टाइम में एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। अब बस इसको सॉल्व करना है। बोलो बात समझने की नहीं यहाँ पे? चलो अब शुरू हो जाते हैं। ठीक है, देखो हमें dq के साथ क्या लाना है? q को लाना है। q इसके साथ पूरे के साथ आएगा। चलो लेके चलते हैं। यहाँ पर जरा एलसीएम लो, एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? ec माइनस q अपॉन c। अब ध्यान रखना, अब केवल कैलकुलेशन है यहाँ पे। यहाँ पर आ गया हमारे पास dq अपॉन dt और ये आ गया। अब dq के साथ ये पूरा टर्म लेके आते हैं, dt को उधर भेज देते हैं। सर्किट बनाओ तो हटा दे, इसमें सर्किट बनाओ तो हटा दे इसको। देखो हटा देना, बन गया सबका। देखो अब यहां पर हम dt को उधर लेके आते हैं, r डिनोमिनेटर में आ जाएगा और जो ec माइनस क्यू देख रहे हो ये यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो यहां पर जरा समझना कि हमारे पास किस तरह से चीजें एडजस्ट होंगी। तो यहाँ पर dt ऊपर और r नीचे। तो यहाँ पर देखो हमारे पास आ गया, यहाँ पर आ गया dt, नीचे जरा देखो हमारे पास आ गया rc। बोलो इतनी बात क्लियर? ठीक है, यहाँ r डिनोमिनेटर में आ गया, dt ऊपर आ गया। तो यहाँ RHS में क्या बचा हुआ है? यहाँ पर बचा हुआ हमारे पास dq, नीचे जरा क्या आ गया? ec माइनस q। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया ये ec और ये आ गया माइनस का q। बोलो इतनी बात क्लियर यहाँ पे? ठीक है, अब देखो कुछ आसान सा लग रहा है? कुछ नहीं बचा, बस यहाँ पर उठा के इंटीग्रेट करो। तो यहाँ पर आ गया इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेट करो तो यहां पर आ गया हमारे पास इंटीग्रेट dt अपॉन rc इज इक्वल टू यहां पर आ गया हमारे पास इंटीग्रेट dq अपॉन ec माइनस q। ठीक है, यहां पर इंटीग्रेट देखो rc कांस्टेंट है भैया, ये r रेजिस्टेंस c कैपेसिटेंस, ये कभी नहीं बदलेंगे, कुछ भी कर दो उल्टा खड़े हो नहीं बदलेंगे। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास इंटीग्रेशन क्या आ गया इसका t, तो यहां गया हमारे पास t अपॉन rc। यहां पर जरा सोचो, नीचे हमारे पास क्यों, तो क्या हो जाएगा? पूरा लॉग में आ जाएगा, लेकिन q के साथ माइनस है तो यहां पर माइनस और लग जाएगा। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास माइनस का लॉग ec माइनस q। बोलो यहाँ पे तो कोई परेशानी नहीं किसी को, आसान सा इंटीग्रेशन है। ठीक है, q वेरिएबल, अगर वेरिएबल की नजर से देखोगे तो यहाँ पर t मानोगे ये 0 हो गया, माइनस एक्स्ट्रा लग जाएगा और ये हमारे पास लॉग आ गया। यहाँ पर हमारे पास एक कांस्टेंट c आ गया। ठीक है, अब कांस्टेंट निकालना है तो यहाँ पर फिर से इनिशियल लेवल पे जाओ। तो यहाँ पर हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया। ठीक है, तो देखो, तो यहाँ पर अगर कांस्टेंट निकाला तो इनिशियल चीजों पे जाओ तो हमारे पास आ गया एट टाइम t बराबर 0। सोचो अगर टाइम t बराबर 0 तो q कितना होगा? 0, क्योंकि जब टाइम 0 है हमारे पास तो कैपेसिटर में बिल्कुल चार्ज नहीं था, फिर चार्जिंग शुरू हो रही है तो q हमारे पास 0 आ गया। जरा अप्लाई करो तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 0, देखो t की जगह 0 आ गया। यहाँ पर देखो हमारे पास है माइनस का लॉग और ये आ गया ec माइनस 0, ये q था, q की जगह 0 आ गया, ये आ गया प्लस का c। ये देखो हमारे पास नेगेटिव है, ये पॉजिटिव आ जाएगा, तो c की वैल्यू कितनी आ गई? तो यहाँ से हमारे पास c आ गया और ये आ गया हमारे पास लॉग ec। बोलो तीन बात क्लियर यहाँ पे? c की वैल्यू उठा करके लगा दो। अच्छा एक काम करते हैं, देखो यहाँ पर c a b है, c a b है, तो हम इसको c डैश कर देते हैं या कांस्टेंट k कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान रखना c क्या है? कैपेसिटेंस, और ये c डैश क्या है? कांस्टेंट। ठीक है, तो अब ये c की वैल्यू वापस उठा के रख दो इक्वेशन नंबर 1 पे। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास पुट वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन नंबर 1 या c डैश, कांस्टेंट क्या है हमारा? c डैश। ठीक है, और ध्यान रखना सिंबल से कंफ्यूज ना हो, तुम कांस्टेंट c डैश ले लो, k ले लो, p ले लो, जो लेना हो ले लो, काखा गागा ले लो। ठीक, अब देखो यहाँ पर c डैश की वैल्यू रखो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 पे। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास t अपॉन rc, देखो ध्यान से t अपॉन rc माइनस लॉग ये टर्म, ये आ गया हमारे पास माइनस का लॉग और ये आ गया ec माइनस q। ठीक है, अब तो क्या लगा? प्लस के साथ e डैश। ठीक है, प्लस के साथ c डैश की वैल्यू आ गई हमारे पास ये। तो एक काम कर देते हैं, देखो ये प्लस वैल्यू नीचे लिख देते हैं, ये आ गया हमारे पास लॉग ec। इतनी बात क्लियर है? अब देखो यहाँ पे जरा माइनस कॉमन लो, माइनस कॉमन लोगे तो हमारे पास आ गया t अपॉन rc इज इक्वल टू माइनस कॉमन आ गया, यहाँ पर आ गया हमारे पास लॉग, ये आ गया हमारे पास ec माइनस q और ये आ गया हमारे पास माइनस का लॉग ec। बोलो इतनी बात क्लियर यहाँ पे? दिख रहा है ना तुम लोगों को? नहीं दिखा? देखो यहाँ पर हमारे पास t अपॉन rc इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले ले तो हमारे पास आ गया लॉग, ये आ गया ec माइनस q, माइनस में हमारे पास लॉग आ गया ec। बोलो इतनी बात क्लियर? ठीक, अब लॉग a माइनस लॉग b, तो लॉग a अपॉन b माइनस को यहाँ ले आओ तो हमारे पास आ गया माइनस का t अपॉन rc, यहाँ पर लग जाएगा लॉग ऑफ a अपॉन b, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास ec माइनस q
ईसी से डिवाइड करा तो ये हमारे पास आ गया ईसी। बोलो तो ये बात क्लियर है। चलो आगे देखते हैं इसी में। देखो अब देखो यहां पर लॉग हटाना है, तो लॉग हटाओगे तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल का आ जाएगा, ठीक है, वही पुरानी कहानी। तो आ गया e टू दी पावर माइनस टी अपॉन आरसी। यहां पर लॉग हटाओगे तो बचा हमारे पास ईसी माइनस क्यू और अपॉन में आ गया ईसी। अच्छा अगर ईसी को सेपरेट कर दो तो ईसी अपॉन ईसी 1, तो यहां पर आ गया e टू दी पावर माइनस टी अपॉन आरसी माइनस टी अपॉन आरसी इज इक्वल टू, इसी को सेपरेट करो, इसी अपॉन इसी 1 माइनस यहां पर क्या है क्यू, और ये क्यू अपॉन में क्या आ गया हमारे पास इसी। बोलो इतनी बात क्लियर। करना क्या था, हमें क्यू के लिए फॉर्मूला निकालना है ना, चार्जिंग निकालनी है। तो मैं दिख रहा है साफ साफ क्यू यहां पर हमें दिख रहा है, बस क्यू की वैल्यू निकाल देंगे। तो देखो क्यू अपॉन इसी इधर आ गया, तो ये आ गया हमारे पास क्यू अपॉन इसी, यहां पर क्या बचा एक्सपोनेंशियल उधर जाके माइनस हो गया, माइनस e टू दी पावर माइनस का t अपॉन r। बोलो इतनी बात क्लियर। अब इसी को वहां भेज दो तो हमारे पास q आ गया, q बराबर इसी, ये आ गया 1 माइनस e टू दी पावर माइनस t अपॉन rc। बोलो इतनी बात क्लियर। ये हमारे पास एक रिजल्ट आता है, ध्यान रखना ये फाइनल फॉर्मूला नहीं है, एक हमारे पास रिजल्ट आया है। अभी इसको थोड़ा सा और चेंज करेंगे, ठीक है, इतना नोट करो, फिर तुम्हारा दिमाग थोड़ा और खुलेगा, और मेरे ख्याल से इसके बाद अगले टर्म भी कराएंगे, ठीक है। नोट करो जरा, हो गया। चलो अब देखो इसके आगे अगले टर्म पे देखेंगे, ध्यान रखना ये फाइनल फॉर्मूला नहीं है, अभी इसमें कुछ थोड़ा सा और, ठीक, बाकी फिर अगले